नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ जुड़ गए हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी। तो उनका स्वागत कर लेते हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी और तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत ओसीएन नेटवर्क। धीरेन्द्र जी, वैसे तो ये चीज लगातार कही जा रही है, लेकिन आज संघ के 100 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में एक समारोह जिसमें एक डाक टिकट भी जारी किया गया और 100 रुपए का एक सिक्का भी जारी किया गया, जिसमें पहली बार भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर लगाई गई। वहां उन्होंने बोलते हुए कुछ बातें कही हैं, उनमें से एक पर आज हम बातचीत करेंगे। उन्होंने जो कुछ कहा है, उनका कहना है कि हमें घुसपैठियों से बड़ी चुनौती मिल रही है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता, डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र जैसी चुनौतियों से हमारी सरकार तेजी से निपट रही है। स्वयंसेवक होने के नाते मुझे खुशी है कि संघ ने इसके लिए ठोस रोड मैप भी बनाया है। घुसपैठियों से बड़ी चुनौती मिल रही है, हमें इससे सतर्क रहना है। ये प्राइम मिनिस्टर का बयान है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन चूंकि ये बरेली में हुआ है और जगह जगह हम देख रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में हम देख रहे हैं, मजारें, मस्जिदें और वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे, जब उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, जब उसको निगमित करने के लिए सरकार एक संशोधन विधेयक लेकर के आई, तो बहुत सारे जो भू माफिया इस रूप में भी सामने आ गए हैं। उन्होंने बवाल काट रखा है। बहाना चाहे जो हो, आई लव मोहम्मद के पोस्टर, बैनर, स्टिकर ये सब चिपका करके वो जिस तरीके से पूरे समाज में एक दहशत का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक के बहुत सारे लोगों का कहना है कि श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसा अनरेस्ट, उस तरह का गृह युद्ध और अराजकता पैदा करने की कोशिश देश में हो रही है, और इसमें आग में घी का काम कर रही हैं वो पॉलिटिकल पार्टियां जिनकी जमीनें उनके पैरों के नीचे से खिसक रही हैं और जिनको लगता है कि चुनाव में तो अब वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, चलो इसी तरह करके देख लें, जैसा आस पड़ोस के 3 देशों में वहां के सो कॉल्ड जैन जी ने किया है। आज प्रधानमंत्री का जो संबोधन है वो भी ठीक यही शब्द जो मैंने अभी पढ़ करके बताए हैं इसी से रिलेटेड है। आज के समय की चुनौतियां अलग है, संघर्ष भी अलग है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र। एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही। उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से ठीक तरीके से निपट रही है। वैसे तो काफी देर हुई है और जो जो स्टेप सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं उन पर भी आपकी राय, और ये कितना चुनौतीपूर्ण है, कितना कठिन है, इस पर भी आपकी राय। दरअसल आज का एक, चूंकि ये 100वां वर्ष चल रहा है और आप देख रहे होंगे ये वर्ष इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे तमाम दर्शकों को भी देखना होगा कि किस तरह से पूरे देश में इस बदलाव के साथ वो खड़े हो गए हैं तमाम लोग जिन्होंने इस देश का बंटवारा किया, जो इस देश के बंटवारे के जिम्मेदार हैं, जिन लोगों की सदारत में बंटवारा हुआ, जिस पार्टी ने उसको साइन किया, आज वो तमाम पार्टियां इस पूरे बंटवारे की जिम्मेदारी संघ पर देना चाहती हैं। वो आरएसएस को इसका जिम्मेदार ठहरा रही है। यानी 1886-87 की सर सैयद अहमद खां की जो 2 देशों को बांटने की एक पूरी क्लियर
पिक्चर थी और पहला अनाउंसमेंट था। उसके बाद 1906 में ढाका में जिस तरह से वो बनती है, मुस्लिम लीग बनती है, और लगातार एक के बाद एक, और इकबाल और तमाम लाइन से हैं। लेकिन आज इस देश में संघ को सबसे बड़ा शत्रु साबित करने की कोशिश की जा रही है। वही संघ है जिसने आजादी से पहले उन लाखों लोगों की जान बचाई थी जिनको कट्टर उन्मादी मुसलमान काट देना चाहते थे, उन बच्चियों की, चाहे उसमें सिख रहे हो चाहे तमाम लोग रहे हो, जिन लोगों ने संघ के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के उस वक्त डिवीजन में लाखों हिंदुओं की जान बचाई। लाहौर में बचे हुए आखिरी लोग, सियालकोट में बचे हुए आखिरी लोग, ये लोग कोशिश कर रहे थे। तो आज उसको इस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि चुनौती जो कही। अब इस पूरे उसमें हमने देखा कि उन्होंने राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्रयाम इदम नमम, ये जो वहां का बोध वाक्य है उसके साथ एक पहले सिक्के की घोषणा की। तो मुझे लगता है कि 100 साल में ये तो कहा जा सकता है सिक्का बदल गया, एक सिक्का बदला है। और इस देश को पहली बार, देखिए चुनौतियां इतनी ज्यादा है ओंकार सर की कई बार ये लगता है कि हम कुछ ज्यादा पेसिमिस्टिक तो नहीं हो गए, लेकिन जब रोज एक नई चीज आती है सामने तो बताती है कि नहीं, पिछले 78 सालों में 80 सालों में एक राष्ट्र जिसको बहुत आगे जाना चाहिए था अभी तक अपनी बेसिक पहचान के लिए उलझ रहा है। और 2014 में इस सरकार का बदलाव नहीं होता तो ये पहचान आपकी आए बिना ही आपकी पहचान हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। क्योंकि आपने घुसपैठिए से शुरू किया या तमाम जो डेमोग्राफी का चेंजेस है, 1947 का जो डिवीजन है वो डेमोग्राफी के चेंजेस होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस देश को नष्ट कर दिया, हजारों साल की परंपरा, अभी तक की ज्ञात सभ्यता जो कंटिन्यूटी में, उस सबको सबसे बड़ी चोट, हजारों आए, हमलावर आए, सब आए, सबको हम लोगों ने उनसे युद्ध किए, लेकिन एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली सभ्यता के तौर पर जब इस्लाम हिंदुस्तान में घुसा तो उसने जो जो अत्याचार किए उनका और उन अत्याचारों का फाइनल रूप लिखा गया, ऐसा हम मान रहे थे 1947 में जब देश दो हिस्सों में बटा। लेकिन दुर्भाग्य था उस समय बाबा भीमराव साहब अंबेडकर को, आज जो पार्टी अपने उस पर जो हर बात पे जिसकी जबान नहीं टूटती है कि अंबेडकर साहब का नाम लेते हुए, उसने अंबेडकर साहब की उस प्रोफेसी को, मैं उसको भविष्यवाणी कहूंगा सर, कि जो 1939 और सेकंड एडिशन 1945-46 में लिख रहा हो, जिसमें ये कह रहा हो कि अगर कंप्लीट आबादी ट्रांसफर नहीं हुआ तो इस देश के हिंदुओं को हमेशा ये ब्लैकमेल सहना होगा। एकदम सही जस्टिफिकेशन, अगर उनकी ये बात सही है तो गांधी जी को उन्होंने जो पहचाना वो भी सही होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो हैं उन सब के साथ जूझते हुए किसी तरह ये राष्ट्र यहां तक पहुंचा और अब इस वक्त इतने खतरों में है, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी जिसकी तरफ ध्यान दिला रहे थे, मुझे लगता है कि वो ये तो कह सकते हैं कि संतुष्टि होगी, लेकिन मुझे लगता है देश की जनता और उनको अब यहां तक इतना ताकत के साथ उनके पीछे खड़ी होने वाली जनता अभी संतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि उसके गर्दन पर पानी अब नाक तक है। आप जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तब आपको ऐसे खबरें रोज अखबारों में मिल रही हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कंप्लीटली धर्मांतरण का, क्रिश्चियन मिशनरी और इस्लामिक जिहादियों का एक जैसे मुकाबला चल रहा है। कौन जीतेगा ये एक बड़ी लड़ाई चल रही है गरबा में, जबकि ये कहा जा रहा है, आप ये सोचिए नैरेटिव की वार किस तरह हार रहे थे हम लोग, कि ये कहा जा रहा है कि साहब मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। ये कहा नहीं, ये जो दंगे, मुजाहिदीन आर्मी, अल-कायदा, AQIS, ये तमाम संगठन आपके देश में, और जब हम लोग बात कर रहे हैं तभी गुजरात में 3 अल-कायदा के लोगों को सजा दी गई है आज, उम्र कैद की सजा। यानी अदालतों को दिख रहा है कि ये जो खतरा था ये गले पर टकरा हुआ। तो मुझे लगता है कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी 100 साल की बात कर रहे हैं तो ये समय सिर्फ संघ के लिए ही, सिर्फ खुशी का सफर नहीं है कि 100 साल आपने किए हैं, बहुत चुनौतियों के साथ संघ यहाँ तक पहुंचा होगा जैसा मुझे लगता है। और देखिए बहुत सारी बातों से आप सहमत होते हैं, बहुत सारी बातों से असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है जो उसका बोध वाक्य है कि राष्ट्र के ऊपर कोई नहीं, अहम से शुरू होकर वयम तक शुरू होने वाली यात्रा है ये। तो मुझे लगता है कि मैं एक बार, मेरी बात हो रही थी संघ के एक उससे,
ये तब की बात है सर, आज से 5-7 साल पहले, जब टीवी के अंदर ये सब घुस रहा था कि जो डिबेट है वो सीधे टकराहट वाली और मुंह जोरी और जुबान जोरी जो चलने वाली थी, तो वो कह रहे थे, तो मैंने उनसे हंसते हुए कहा कि तुमको इस बात का अपराध बोध क्यों सताता है जब वो कहते हैं कि संग संग। अरे भाई, आप कह क्या रहे हो कि हम सबको इकट्ठा करना है, इस राष्ट्र को अखंड करना चाहते हैं, यानी आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को वापस लेना चाहते हो, तो इस बात में शर्माना क्या भाई? आप उग्र राष्ट्रवादी तो कहलाओ जाओगे, लेकिन रहोगे तो राष्ट्रवादी। ये तो नहीं कि शरिया लाना है, ये तो नहीं है कि आई लव मोहम्मद पे दंगा कर देना है, ये तो नहीं है कि इस देश को जो है दोबारा से एक तुष्टीकरण के लिए जाति बोध से ग्रसित लोग, जातीयता के साथ राजनीति करने वाले लोगों को भी उनके मुंह से भी निकलेगा। आप ये हैरानी आज तक हो सकती है कि 100 साल की यात्रा में संघ जो है जाति मिटाने की बात तो करता है ना, उसका उद्देश्य तो है ना। लेकिन आज आप ये देखिए, जितने भी दल आपको दिखाई दे रहे हैं जो इस समय अंबेडकर साहब को उठाए हैं, जो भी वो कुछ कर रहे हैं, उन सब की कथनी करनी में इतना अंतर है कि अगर उनको कोई कास्ट वोट देना छोड़ दे तो उनको मुसलमानों का एक वोट ना पड़े। अगर मुसलमानों के पास जो लोग ये कहते हैं, अगर उनसे कहा जाए कि बीजेपी ने इतना काम किया, तो कहते हैं बीजेपी को हराने के लिए हम किसी को भी वोट दे देंगे। हमने घर आवास ले लिया है, प्राइम मिनिस्टर आवास लिया है, हमने यहाँ जो अल्पसंख्यक कल्याण निधि है वो ली है, हमने यहाँ वो भी ले लिया है जो फ्री में राशन मिल रहा है, हमने आयुष्मान कार्ड भी ले लिया, लेकिन वोट नहीं देंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा किसी पार्टी को वोट देने की, मैं आपको एक मानसिकता की बात कर रहा हूं कि ये देश अभी भी, जब प्रधानमंत्री मोदी संतोष कर सकते हैं अपनी यात्रा पर, लेकिन इस देश के लोगों को, जिनको उन पर बहुत उम्मीद है, वो उनसे गुस्से में नहीं कह रहे हैं। अरे तो मैं जो ये कह रहा हूं कि ये जिस तरह का ये चेंजेस हो रहा है, उस समय प्रधानमंत्री मोदी से उनके लोगों को और उम्मीद है, और उनका ये कहना है कि आप कम से कम इसको अभी बस न मानिए, इसको कोई तरक्की न मानिए, क्योंकि हमको मालूम है आज भी गरबा में, हिंदुओं के गरबे में जो मुंबई से जिस तरह का उन लड़कों की बातचीतें हैं, वो सच के करीब है। हम सच से आंखें चुरा लें, लेकिन हम छिपा नहीं सकते कि वो गैर हिंदुओं, गैर मुस्लिमों को नजस मान रहे हैं। वो लोग उनकी बेटियों को, औरतों को सिर्फ और सिर्फ सेक्स टॉयज मान रहे हैं, सेक्स स्लेव्स मान रहे हैं, और वो जो है बाकी सब औरतों को भी सेक्स स्लेव मानते हैं, चाहे उनके परिवारों में क्यों ना। वो जो जमात है जो आज तौकीर की तरह से है, जो तौकीर के तौर पर आती है, कभी उभर के, कभी वो जो है झांगुर बन के आती है, कभी वो अजमल कसाब बन के आती है। और दिक्कत यह है कि आपके देश में आज भी, जब डिवीजन हुआ था 1946 में, जब पहली बार वोटिंग हुई थी मुस्लिम लीग के लिए, जिसने पाकिस्तान पर वोट मांगा था, उसका 90% से ज्यादा वोट देने वाला जो मुस्लिम्स वोटर है, उसने चेंज नहीं किया। और वो आज इस बात को कहता है, तो कई बार ये परेशानियां दिखती हैं जब वो झूठ बोलता है, क्योंकि सच को जो स्वीकार कर लेता है तो भी आप ये मानते हैं कि गुंजाइश होगी बदलाव की, लेकिन वो गुंजाइश दिखती नहीं है ओमकार सर। जब आप तौकीर के पीछे भीड़ खड़ी हो जाती है, जब तौकीर ये इकट्ठा कर लेता है, जब इरफान अंसारी बाहर आ जाता है तो वो भीड़ इकट्ठी कर लेता है। तो ये जो सिलसिला है जो कानपुर से अब ये शुरू हुआ है आई लव मोहम्मद का, ये एक अलग अलग टेस्ट किए जाने वाले उनकी तरह है। ये इस देश की सरकारों को टेस्ट करना चाहते हैं। ये इस देश की जो एक ऐसी आबादी जो अब इस देश के लिए वाकई ये कहने लगी हम लोग अहम से वयम हो रहे हैं, उनको टेस्ट करना चाहती है। और ये 10-12% उस आजादी जो जातीयता से, जो क्षेत्रीयता से, जो भाषा से विवाहित से दूर होके ये कह रहा है कि मैं पहले हिंदुस्तान का हूं, बाकी मेरे अंग में कुछ भी आप ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। तो वो बड़ा दिलचस्प है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री का आज का ये, जिन लोगों को भी इस पर नजर रखनी होगी वो रखें, लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री आज शायद अपने देश के लोगों को ये थोड़ा सा विश्वास भी दिलाना चाहते होंगे, क्योंकि कई बार बहुत लंबी लड़ाई से पहले आप ओमकार जी हर समय एक्साइटेड नहीं रह सकते, है ना। तो आपको बीच में जो क्षण आते हैं, चूंकि हिंदुस्तान का दुर्भाग्य ये है कि 1192 के बाद
इसके क्षण आपको बहुत कम मिले हैं। 712 के बाद ओंकार सर इस सभ्यता को सांस लेने के क्षण बहुत कम मिले हैं। और कई बार क्या होता है, जब आप इस तरह की बातें, हम लोग इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज के उस तरह के बयान देखते हैं जब वो ये कहती हैं कि साहब ये क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं या वो खेल रहे हैं, तो आपको एक बीमारी जो साइटोफेगी होती, मतलब ऑटोफेगी एक स्थिति होती है शरीर की, जब स्वस्थ सेल्स को खाने लगती हैं बीमार सेलें। तो इस देश में ये हो गया था, क्योंकि मैं कल ऐसे ही 26/11 वाले मसले पर जब चिदम्बरम का बयान सुन रहा था, तो मैं वो लिस्ट भी याद कर रहा था कि जब अजमल कसाब को पहले तो हिंदू साबित करने की कोशिश थी, फिर आरएसएस को ले जाने की साजिश हुई। आप ये सोचिए आरएसएस कहां से पहुंचा इस 100 साल में, जिसको दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को, इस देश का दुर्भाग्य है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉग कहा गया हो, और वो आतंकवादी जैसी घटना, यानी आतंकवाद, और वो भी वो आतंकवाद जिसने, मैं ये कहता हूं ओंकार सर कि आज भी अगर उन यहूदी जो पति पत्नी को मारा गया था और उस पत्नी के साथ जो जो उन्होंने किया, अगर वो वाकई सामने आ जाए तो मैं ये कहूं कि आसमान फट जाए। लेकिन इस देश के लोगों को शायद ये सहने की आदतें बन चुकी, तो ऐसे में इस तरह के मोड़ जब कोई प्रधानमंत्री ये आश्वस्त करता है कि नहीं हम लोगों ने काम किया है, तो लोग थोड़ा सा, मुझे लगता है, मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि यात्रा अभी भी और टफ है। जिन लोगों को ये लगता है कि अभी हम लोग ऐसे, अब ये दूसरी चीजों पे मसला है, लेकिन जब बात, मैं खूबसूरत से घर देखता हूँ रावलपिंडी के, सियालकोट के, आज भी बंद हैं सर। वो खूबसूरत घर, आप ये सोचिए, उन घरों में आज से 100 साल पहले पानी के सिस्टम लगाए गए थे, टंकियां, यानी नॉर्दर्न इंडिया में तो हमने मतलब 80-90 में हम लोगों ने देखी होंगी, लेकिन वो 100 साल पहले उन्होंने कुएं से पानी ले जाने के इतने खूबसूरत घर बनाए थे। बस वो ये समझने में भूल कर गए थे कि राक्षसों के बीच में रह के उनसे इंसानी चोला नहीं ओढ़ाया जाता, इंसानी चोला ओढ़ने से दानव की प्रकृति नहीं बदल जाती। तो ये बात आपको बार बार समझनी पड़ेगी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे जी। और जिन पी चिदम्बरम के बयान का जिक्र अभी धीरेन्द्र जी कर रहे थे, उनका ये बयान एक्चुअल में वायरल है। इसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई हमलों पर उनका कबूलनामा है एक तरीके से कि 26/11 हमले के बाद अमेरिका ने हमें पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई से रोका था। यानी कोंडालीजा राइस उन्होंने नाम लिया बाकायदा, वो भारत आई और उन्होंने कहा कि आपको इसका प्रतिवाद नहीं करना है, इसका जवाब नहीं देना है। और ये राहुल गांधी क्या कह रहे थे जरा उसको भी याद कर लीजिए, नरेंद्र सरेंडर। चलिए इसमें नहीं उलझते पी चिदम्बरम या राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, आज पब्लिक जागरूक है। हाँ, एक तबका है जो उनको सपोर्ट करता ही है और उनकी बातों पर विश्वास करता ही है आंख मूंद करके। अभी भी 30% से ज्यादा वोट कांग्रेस को और इनके इंडी गठबंधन के दलों को पड़ते ही हैं इस देश में, वो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन क्या कई मोर्चों पर कार्रवाई करने के बावजूद, कोशिश करने के बावजूद उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है? क्योंकि हमने ये देखा है कि जब सत्यापन का काम हो रहा है मतदाता सूचियों का, तो वोट चोरी ले आए कि वोट चोरी की जा रही है। चुनाव आयोग पर, मुख्य चुनाव आयुक्त पर, दोनों आयुक्तों पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे अटैक करना शुरू कर दिया। हमारी जुडिशियरी पर अटैक हो रहा है, हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हो रहा है, मीडिया पर अटैक हो रहा है। यानी जो हमारे लोकतंत्र के पिलर हैं, जिनकी अपनी एक साख रही है, उन सब की जो विश्वसनीयता है उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। और प्रयास ये है कि एक अराजकता का माहौल क्रिएट कर दिया जाए। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार, इसके बाद जितनी भी कार्यपालिका दूसरे हमारे इदारे हैं उन पर अटैक, इसके बाद राज्य सरकारें जहां जहां विपक्ष की हैं उनके जरिए
लोकतंत्र खतरे में, ऐसा नैरेटिव बनाओ और फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विश्वास अर्जित करो। और जो अनरेस्ट हमने देखा पड़ोसी देशों में, वैसा पैदा करने की कोशिश करो। ये एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत काम हो रहा है। देखिए, बहुत अरसे तक अगर हम लोग ऐसे समझते हैं, हर समय डिवीजन को देखते हैं, तो 1952 का फर्स्ट इलेक्शन से लेके हम 77 के दौर को गिनते हैं, तो ये वो दौर था जिस दौर में सरकारें रिपीट हो रही थी, यानी एक स्थापना हो गई थी। और वो चूंकि उस दौरान 67 के बाद एक विचलन आया। 67 के बाद चूंकि पहली बार कई राज्यों में संविध सरकारें बनी, इंदिरा गांधी को चूंकि जो पार्टी दो हिस्सों में टूटी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कामराज ने बनाया जो सिंडिकेट था, और इंदिरा गांधी जिस तरह से रिक्विजनिस्टिक के नाम से उसने जो पार्टी कांग्रेस जो आर रही, उसके साथ अगर हम देखते हैं तो उसके बाद कांग्रेस को जरूरत पड़ने लगी श्रीमती इंदिरा गांधी को कम्युनिस्टों की। और यही वो दौर था कि जब आपने देश तोड़ने की एक प्लानिंग करने वाले, जिस दिन से इस देश में जन्म हुआ कम्युनिज्म का, उसने इस देश को खत्म करने की एक लंबी साजिश पॉलिटिकली, हथियारबंद तरीके से, वैचारिक तौर पर और किसी भी तरह अंदरूनी तरीके से खत्म करने का एक निरंतर इतिहास है। उसके लिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि कितना क्या है, सब लोग उसको मुझे लगता है समझते हैं। लेकिन उसके बाद 67 के बाद इन लोगों ने ये जब किया कि यूनिवर्सिटीज में, चूंकि बदले में जो कम्युनिस्टों ने मांगा था कांग्रेस से, वो यूनिवर्सिटीज मांगी, एजुकेशंस मांगी, और उन्होंने वो एजुकेशंस फुलफिल की। और उसके बाद इस देश के लिए एक नैरेटिव इतना खतरनाक तैयार किया। तो 77 तक ये लोग इसीलिए रिपीट होते रहे। 77 में जैसे एक नींद से जागता है, पूरी दुनिया को लगता है कि एक लोकतंत्र है जो लाइव है, जिसमें दम है, जो बदल सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया के जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त दुनिया के प्रतिनिधि थे, और जो हिंदुस्तान के थे, बल्कि बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि आकाशवाणी जो है पहली 100 सीटों तक बदलने की बात ही नहीं कर रहा, वहां कांग्रेस को कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन वो ये शो कर रहा था कि नहीं, पार्टी बराबर बराबर है, 50 पे जनता पार्टी है, 50 पे ये, क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी किसी को, इस देश की ताकत पर उम्मीद नहीं थी। इस देश की ताकत ने बदला, और फिर जब वो लोग नहीं कर पाए, कांग्रेस वापस लौट आई, क्योंकि वो आदतें थी। लेकिन ये वापसी आप अगर गौर करेंगे तो बस 9 साल में ही खत्म हो गई, ये वापसी टिके नहीं, और उसके बाद भी कांग्रेस कभी ताकत में नहीं आई है। तो ये लोगों की समझ में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने की जरूरत थी, और ये बात फिर कांग्रेस समझ गई। अब कांग्रेस को चूंकि लेफ्ट खत्म हो गया था जमीन पे से, तो उसने कांग्रेस के इर्द गिर्द जो है, कांग्रेस के जिन युवराज को, जिनको अब नेता कहा जाता है, उनको उन्होंने जो है अपने कंट्रोल में किया। उनके आसपास जो कांग्रेसी थे, जिनके पास कुछ कुछ बचा, क्योंकि कांग्रेस को मैं एक ऐसी पार्टी मानता था जिसमें विरोधी विचारधारा एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर कभी ऊपर नीचे होकर चलती रहती है। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब उन्होंने ये सोच लिया, चूंकि देखिए सिर्फ कोई हत्यारों की जमात, क्रिमिनल्स के थॉट, या फिर जो कम्युनिस्ट थॉट है, वो ही सिर्फ ये कर सकता है कि लाशों के ढेर से क्रांति आ सकती है, या हमको अगर किसी बदलाव की गुंजाइश करनी है तो हमें लाशों के ढेर से गुजरना होगा। और ये बात अब कांग्रेस के अंदर इतनी समा चुकी है, उनको ये समझ में आने लगा है कि जनता उनको वैसे वोट नहीं देगी। बीजेपी से नाराज लोग वोट जरूर दे रहे हैं, जो लोग होंगे जिनको, जैसे मैंने अभी कहा कि मुस्लिम वोटर्स की मजबूरी ये है कि पहले कभी जो सेक्युलर पार्टी होती थी वो मुस्लिम वोटों के सहारे हुआ करती थी, लेकिन मुस्लिम वोटर अब इस हालत में आ गए कि उनको चाहे कुछ भी कहे। जैसे आप अखिलेश को अभी आप देखेंगे, अखिलेश की पार्टी का उस्मान भागा घूम रहा है पार्षद, है ना, और कोई भी मतलब बरेली शब्द ही टाइप नहीं हो पा रहा, सांड जरूर टाइप हो पा रहे हैं। तो ये जो है ये अब, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि मुस्लिम वोटर वहीं जाएंगे। तो ये अब उनकी मजबूरी का दौर है। लेकिन कांग्रेस ने इसको देख लिया कि ना तो उसके पास वोटर बचे ना कुछ, तो अब उसने क्या किया, उसने इस देश की संस्थाओं पर, जो इंस्टीट्यूशंस है उन पर, उन सब पर अविश्वास कराना शुरू कर दिया। क्योंकि और इसके पीछे साजिश इसलिए है, इसलिए कोई मतलब अकाट्य साजिश है, क्योंकि आप ये देखिए कि जहां वो जीतती है वहां वो ये छोड़ती नहीं,
उस जीत को स्वीकार करने की जरूरत नहीं। लोकतांत्रिक धीरे धीरे उसने पहले लोगों से यकीन हटा चुकी। आपने देखा होगा किस तरह से सारे पहले से ही मुंदड़ा जो घोटाला, जीप घोटाला सबसे शुरू हो गया था। तो कांग्रेस ने शुरू से लेके करप्शन को अपनी एक रीढ़ बना के रखा। उसके बाद अब आप देखिए जब वोट चोरी के मुद्दे को आपने किस तरह देखा, मतलब आप जा नहीं रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, वो जा नहीं रहे हैं। कोर्ट में आप जाना नहीं चाहते, कोर्ट में जो फैसला आपके अगेंस्ट हो जाता है वो फैसला नहीं होता, और आप समझ चुके कि कोर्ट के ग्राउंड पर लीगल पर आप कहीं टिक नहीं रहे हैं। जो इस तरह का मसला होता है नरेंद्र सरेंडर या वो है, उस पर जनता इसलिए आप पर यकीन नहीं करती है क्योंकि वो जानती है कि कांग्रेस के सरकारों में क्या क्या हुआ। 71 के युद्ध के बावजूद आप अपने ना कश्मीर ले पाए, ना अपने उन 53 उन 9 वायु सैनिकों को ले पाए जिन्होंने बाद में उन कैद खानों में पाकिस्तान के तड़प तड़प कर दम तोड़ा होगा। और आज तक उनकी विधवाएं, वो ना विधवा है ना सधवा है, उनको मालूम नहीं है बेचारी महिलाओं को कि उनके पति कहाँ है, उन बच्चों को भी मालूम नहीं। तो आपने उनमें से ऐसा कुछ नहीं किया, लिहाजा आपका कोई यकीन नहीं कर सकता क्योंकि आप उसमें सुधरते हुए नहीं दिख रहे। आप एक ऐसे प्रधानमंत्री को उस जगह पर चोट करना चाहते हैं जहां वो सबसे मजबूत है, तो वो संभव नहीं हो पा रहा। तो लिहाजा ये एक साजिश है। पहले आपने राजनीतिक सिस्टम उठाया, फिर आपने उस पर आप देखेंगे ब्यूरोक्रेसी को आपने वो किया, मिनिक्यूल्स किया, और थर्ड फिर आपने जुडिशियरी को खत्म करना शुरू किया। आप सरकार में बार बार आप लोगों का यकीन सेना पर से उठाना चाहते हैं। अब आपका निशाना सेनाएं हैं इस देश की, क्योंकि आज भी हम चाहे कुछ भी करें, हम हमेशा अभी भी आप देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर ये भावना हमारे और आपके तो खैर गीत लोक गीतों में है कि देश के ऊपर जान झोंक दियो, लिख चिट्ठी में जान, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में गेर दियो। तो हमारे यहाँ तो गांव में बच्चियां गाती हैं इन गानों को, इन रागनियों को। तो वो अब उस जगह को हिलाना चाहते हैं, और मैं नहीं मानता ओंकार सर कि ये बिना किसी साजिश के संभव हो सकता है। ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। मैं डीआईजी का बयान देख रहा था, अजय साहनी बरेली के। उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रजा ने दंगे प्री प्लान किए, 390 मस्जिदों से 40,000 की भीड़, हर मस्जिद से 100 युवा भी आएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। इनके करीबी ने 50 व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज छोड़े भीड़ जुटाने के लिए। फेसबुक व्हाट्सएप से जुटाए दंगाई, बच्चों को आगे कर दिया धकेल करके, महिलाओं को आगे कर दिया। और पीलीभीत, मुरादाबाद और रामपुर से ये लोग आए। आई लव मोहम्मद विवाद की इन्होंने एक तरीके से इस तरीके से फायदा उठाने की कोशिश की, साजिश रची। लेकिन ये केवल बरेली तक सीमित रह नहीं गया है। हम देहरादून में भी हमने देखा है, मुंबई के कुर्ला में एक ग्रुप था जो व्हीकल्स को रोक रोक करके आई लव मोहम्मद के स्टिकर चिपका रहा था। उसके बाद किरीट सोमैया वगैरह वहां पहुंचे, सूचना मिलने के बाद तनाव बढ़ा और फिर पुलिस ने मोर्चा संभाला। एक विजुअल है, जरा उसका बहुत छोटा सा हिस्सा दिखाता हूं। ये उसी ग्रुप की सुताई चल रही है जो वहां पर स्टिकर चिपका रहा था और तनाव पैदा कर रहा था। ये जानबूझ करके हर जगह किया जा रहा है। और कब तक आप ठुकाई पिटाई छिताई से इनको रोकोगे? एक जगह हो जाएगा, 2 जगह हो जाएगा, 4 जगह हो जाएगा, 6 जगह हो जाएगा, ये तो बढ़ता जाएगा। इसका इलाज क्या है अल्टीमेटली? देखिए, एक सबसे शुरुआती कदम के तौर पर इस देश को सुप्रीम कोर्ट जो बार बार रोक देता है जिस कदम को, या जिसमें अक्सर दिखता है कि बाधा सा दिखता है, वो ये है कि आपको मदरसों की पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। आपको ये मदरसे बंद करने पड़ेंगे। आप ये सोच नहीं सकते कि एक ऐसी पूरी जमात को आप ये पढ़ाते रहें कि ये जो बराबर में तेरे जो आसपास दिख रहे हैं जो गैर मुस्लिम है, ये नजस है, यानी जानवरों से भी गंदे और घटिया लोग हैं। इनकी औरतें और बच्चियां तुम्हारे रेप के लिए बनी हैं, तुम उनको सेक्स स्लेव बनाओगे, उनको पूरे कपड़े नहीं पहनने दोगे,
और ये बाकायदा उनको किताबें पढ़ाई जाती है, ये कोई नई चीज नहीं। अगर आप फतावा या आलमगीरी पढ़ेंगे, अल हिदाया पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, और ऐसा कोई मदरसा नहीं होगा जो ये नहीं पढ़ाता होगा। तो जब आप उस स्प्लिट माइंडसेट को बाहर लाएंगे, उसका साइंस से कोई लेना देना नहीं, और जो अच्छे पढ़े लिखे परिवारों में है उनमें क्या होता है कि वो स्कूल में जाके पढ़ता है कि पृथ्वी गोल है, अपनी एक्स पे घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। थोड़ी देर बाद जब वो घर आता है तो उसके घर में एक मौलवी आता है, क्योंकि दीन की जो ताकत है वो तो ज्यादा देनी है, दीन का तो ज्यादा बड़ा मसला है। तो वो क्या करता है, वो इसको ये पढ़ाता है कि धरती चपटी है, सूरज इसके चारों तरफ पर चक्कर काट रहा है, और वो जो वहां उसको साथ में रहने के लिए, अगर वो पब्लिक स्कूल में है और वो मानता है तो वो, या इस तरह के स्कूलों में जो सरकारी हैं, तो आप देखेंगे वहां ये सिखाया जा रहा है कि सब लोग बराबर हैं। वो जब घर आता है और वो उस किताब के साथ सीखता है कि ये जो बाकी मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, ये सब तेरे गुलाम होने लायक है, ये जिंदा रहने लायक नहीं है, या जजिया देने के बाद है। आप ये सोच के देखिए वो बच्चा कितनी जगह कितनी बातें बदलता होगा, क्योंकि उसको रोजगार तो उसी से लेना है। भाई वो मदरसे से पढ़ के कोई उसको नासा तो बुला नहीं रही है, वो जाएगा कहीं पेंटिंग करेगा, कहीं डेंटिंग करेगा। आपके घरों में भी आते हैं, सबके घरों में काम करने वाले आते हैं, तब वो मुस्कुरा के बात करनी पड़ेगी उसको मालूम है रोटी यहां से जानी। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ उसके माइंड का वो है, वो आखिरकार उसको कहीं ना कहीं सुपरमेसी हासिल करने की ताकत देता है, क्योंकि उसके पैसे पे तो कब्जा किसका है, तौकीर का है। उसके पैसे पे कब्जा किसका है, आजम का है। उसके पैसे पे कब्जा किसका है, मुख्तार का है या अतीक का है। यानी जो सेलेक्टेड या वो पुराने राजशाही हैं, वो जो उसके अंदर जो ताकत दिखाने की चीज बचती है, वो सब चीजें बचती है ले देकर। एक ये कट्टरता, ये दूसरे धर्मों को नीचा समझना, उनको नुकसान पहुंचाना, उनकी बच्चियों को गर्भे में जाके छेड़ना, या इसीलिए ये तमाम चीजें ये सामने आती हैं। ये एक स्प्लिट माइंडसेट है, और सरकारों को और कम से कम इस पर इस डिबेट होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि ये मदरसों की पढ़ाई के साथ साथ जो टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट में नफरत है, उस चीज को, उस रिलीजियस है उसको समझने की जरूरत है। और कम से कम इस देश के सुप्रीम कोर्ट और जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनको उन सबके शब्दों को समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर कोई उनसे ये कहता है, मैं एक शब्द का इस्तेमाल, कोई अगर उनको ये कहता है कि नकाब, वो जो ये बुर्का और हिजाब ये उनकी दीनी वो है, तो ये एक रेशियल आइडिया है, इसको देखने की जरूरत है। ये बात सुप्रीम कोर्ट को समझ में आनी चाहिए। वो कहां से आएगी, वो उन धार्मिक किताबों से आएगी जिसके आधार पर, क्योंकि आरफा खानम शेरवानी उसको व्यक्तिगत तौर पर बोलती है या तमाम चीजें, लेकिन आप इनको देखेंगे ये खुद नहीं लगा के जाते। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है और जो बाहर है उसका मतलब अलग अलग है। तो उसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब आप पर्दा कोई हिंदू बोल रहा है तो उसका अर्थ क्या है, और जब पर्दा कोई मुस्लिम बोल रहा है तो उसका मैसेज क्या है। दोनों के चीजों को समझने की जरूरत है। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है, और ये बहुत लंबी लड़ाई है, कोई आसान लड़ाई नहीं। क्योंकि देखिए हिंदू तो हो सकता है मान लेते हैं हम कि नजसी होगा साहब, उसने दिक्कतें पैदा की होंगी, आरएसएस ने किया होगा। सीरिया में आपको कौन मिल गया था, लेबनान में आपको कौन मिल गया था, इजराइल में आपको कौन मिला जब आपने 7 अक्टूबर को छोटे छोटे नन्हे बच्चों को ग्रिल किया, उनको भूना। आज आप ये नैरेटिव की वार में वो भले कितने ऊपर हों, लेकिन सच उनको साबित होता है। वो जहां है वहां लड़ते हुए दिखते हैं। वहां आज अमेरिका, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वो आ रहा था, एक इजिप्शियन मूल का, मतलब जो मुस्लिम्स था, जो जिसका पिता कभी लंदन में आके रहा, फिर आज वो आए, वो उन लोगों ने जिन्होंने इनके खिलाफ जुलूस निकाले थे, उनको कह रहा था कि इनके अंदर हिम्मत नहीं थी हमारे इलाके में आए। तो आप ये सोच के देखिए ये माइंडसेट कहां से आया होगा। अब आप कहने को तो कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, जैसे आप माफ कीजिएगा, जैसे सबसे बड़ी बात यह है, इसको अपने यहां समझ सकते हैं।
बहुत लंबे समय तक हम लोग ये समझते रहे, चूंकि जो एजुकेशन तो हम लोगों को जो मिली थी उसी के आधार से हम ये समझते रहे, क्योंकि हमको एजुकेशन पे यकीन था स्कूल की, तो हम यही समझते रहे कि अनपढ़ लोग हैं साहब, ये नहीं है और इन सब का नहीं होता। लेकिन केरल तो हमको हमेशा ये समझाया जाता रहा कि देश में सबसे बड़ी साक्षरता दर उसकी है, सबसे पहला साक्षर हुआ, तो उस केरल से IAS का क्या काम हो सकता है साहब? वो केरल क्यों शुरू से 70 से 51 से 52 से हिंदू लोगों को मार रहा है? वहां क्यों कन्वर्जन इतना ज्यादा है? वहां क्यों ऐसा हो रहा है कि वो जानबूझ के उन सबको, लड़कियों को लव जिहाद में, पहला ये वर्ड ही वहीं से कोयन हुआ था, मुझे लगता है 90s के लास्ट में वहीं की सरकारों ने किया, और ये पहली बार तो वहां के पुलिस अधिकारियों ने इस्तेमाल किया। ये कोई उत्तर प्रदेश की खोज थोड़ी है, यूपी की खोज है, ये तो वहां की खोज है। तो दरअसल इसका एजुकेशन से रिश्ता नहीं है, उस वाली से जो आप दे रहे हैं, इसका उस एजुकेशन से रिश्ता है जो वो ले रहे हैं। तो इसमें जरूर, और आज नहीं तो कल, मुझे लगता है कि इस पर जो काम नहीं करेंगे तो वो इसके हल को समझ नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैंने मेरे हिसाब से जो पढ़ा है, मैं ओंकार सर वही बता पाया। और इस समस्या को राजनीतिक दलों के कवर फायर जो है और पेचीदा बनाए दे रहे हैं। दरअसल आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने जब ये कहा कि मुस्लिम लीग के वो नेता गांधी ने जब राय दी 1947 के बाद, ये लोग नहीं गए, डिवीजन तो हिंदू मुस्लिम आधार पर हुआ था, और अलीगढ़ ने सबसे ज्यादा जहां दंगे किए, और उस यूनिवर्सिटी ने सब जगह जाके प्रचार किए, चाहे वो कहीं कहीं हो, पंजाब के अलग अलग जगह उसके स्टूडेंट्स घूम घूम कर जो है ये डिवीजन मांग रहे थे, लेकिन वो गए नहीं, तो लिहाजा वो यहीं रहे। अब ये हिंदुओं का बैकलैश हो सकता है, हुआ नहीं लेकिन हो सकता था। उससे बचाने के लिए, या उसको जो भी एक रणनीति रही हो, गांधी जी ने भी कहा कि जो मुस्लिम लीग के लोग हैं, अब चूंकि मुस्लिम लीग तो यहाँ नहीं करेंगे, उन्होंने डिसबैंड कर दिया खुद ही, पाकिस्तानियों ने, यहाँ के लोगों ने बचाए रखी इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल में है। ये संभव कैसे हुआ आप सोच सकते हैं, ये ऐसे ही है जैसे इजराइल में हिटलर की पार्टी काम कर रही है, तो उन लोगों ने किया। और अगर आप ये देखेंगे, चूंकि उन सब लोगों को कांग्रेस ने कहा और महात्मा गांधी और तमाम लोगों ने राय दी कि साहब उनको कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए, तो जो सबसे बड़े हत्यारे थे, जो पाकिस्तान के प्रोपाउंडर थे, जो पाकिस्तान बनाने वाले थे, अगर वो लोग, और चूंकि वोट देने वाले भी यही रह गए और बनाने वाले भी यही रह गए, जिन लोगों को वो पाकिस्तान मिला उन्होंने से ज्यादातर ने मांगा भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और वहां जो पख्तूनिस्तान था, वहां तो उन्होंने कांग्रेस को दिया हुआ था मैंडेट भी। यहाँ तक कि पंजाब के अंदर भी वो जो पार्टी थी उसकी, वो अलग पार्टी थी, वो जीत नहीं पाई थी ये लोग, जो सिकंदर हयात और उनकी पार्टी थी, तो ये नहीं जीत पाए थे, टिवाणा और उनकी पार्टी, तो इसीलिए उनको मिल गया, और जो मांग रहे थे वो यहीं रह गए। तो इसका नुकसान ये हुआ कि वो एक कांग्रेस के वोट बैंक बन गए। फायदा मतलब कांग्रेस को ये मिला कि कांग्रेस को जिन लोगों के खिलाफ वो ये कह रही थी कि बंटवारा नहीं होगा, वही लोग उसकी प्राणवायु बन गए। और चूंकि जब मुस्लिम लीग कांग्रेस में चली गई, तो अब आप ये बताइए फिर वो नेताओं के वोटर कहां जाएंगे? भाई जो मुस्लिम लीग जिन्होंने बनाई थी वही कांग्रेस में आ गए, तो वो वोटर भी कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस को वोट मिलने लगा। चूंकि विरोध में तो आपको पता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाया, उन्होंने, उसके बाद आपने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी भी कांग्रेस के विरोध में थी, तो जीत तो चाहिए थी, यानी जो लोहियावादी, वो जो उस समय सोशलिस्ट थे, उन लोगों ने, कृपलानी और तमाम लोगों ने तैयारी की। तो कांग्रेस की मजबूरी ये हो गई, हालांकि उस समय वो चाहती तो एक लाइन ले सकते थे सही, लेकिन उन्होंने लेने की बजाय एक आसान रास्ता चुना, और मुसलमानों का एक तुष्टीकरण उन्होंने तब से ही शुरू कर दिया। लिहाजा कभी उनको वक्फ देने की कोशिश की, कभी उनको कुछ देने की कोशिश की, और हालत ये हो गई कि शाह बानो जैसा फैसला, जिसमें उसी पार्टी के एक मुस्लिम प्रगतिशील जो आज राज्यपाल हो गए हैं इस पार्टी में, उन्होंने विरोध किया खड़े होकर। उन्होंने कहा आपने 1400 साल पहले हालत में पहुंचा दिया मुस्लिम औरतों को, लेकिन कांग्रेस को वोट चाहिए था, वरना वो एक ऐसा फैसला था जो इस पूरी उसके अंदर बदलाव ला सकता था, वो नहीं बदल पाया। ये उनकी, मुझे लगता है, प्रॉब्लम थी। तो ये मुस्लिम जो है जब वोट बैंक बन गए, वोट बैंक के तौर पे हो गए, और आप देखेंगे ज्यादातर मुस्लिम वोटों का टर्नआउट एक पार्टी की तरफ हुआ। और उन्होंने जब मस्जिदों से सुनना शुरू कर दिया, जब उन्होंने मदरसों से सुनना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने ये फैसला अपने से उठा के
मौलवी को दे दिया और मौलाना को दे दिया कि किस पार्टी को सपोर्ट करना ये बताएगा, तो उसके बाद तो फिर उन राजनीतिक पार्टियों के लिए एक आसान रास्ता हो गया, एक जाति पकड़ लो, एक जाति आप मजबूत कर लो, जिसकी संख्या ज्यादा हो, उसके साथ 2-4 और जोड़ लो अगर जुड़ जाए, और फिर उसके बाद तो मुसलमान है ही। अगर बीजेपी को गाली देनी है तो सबसे आसान रास्ता है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण। बहुत महत्वपूर्ण विषय था जिस पर धीरेन्द्र जी ने डिटेल जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी आपका जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर इतने गहन विमर्श के लिए। थैंक यू सो मच। और दर्शकों का भी बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। एक निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें और इसको फॉरवर्ड भी करें अपने मित्रों को। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। धीरेन्द्र जी का चैनल है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट, उसको भी सहयोग करें, उसको भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।